तो दोस्तों सबसे पहले मैं तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, क्योंकि तुमने क्लास 9th को एकदम अच्छे तरीके से क्रैक कर डाला है और तुम क्लास 10th में प्रमोट हो चुके हो। तो चलो एक बार फिर से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। जल्दी से ये कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा 9th क्लास में कितना परसेंटेज आया था। मैं सबका परसेंटेज देखूँगा। अरे यार कमेंट करने के लिए रुक ही गए हो तो वीडियो पे लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो, क्योंकि यार इस चैनल में एकदम भयानक चैप्टर का धुरंधर वीडियो आता रहता है, जिसको एक बार देखना दे रहे हो उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में, क्योंकि यार हम लोग पढ़ाते ही गजब तरीके से हैं। देखो इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन का पोल इस प्लस और स्लाइ रिंच के मदद से खुलने वाला है। बस तुम मुझे एक वादा करो कि तुम इस चैप्टर के सारे पार्ट्स को ध्यान से एंड तक देखोगे, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना भाई, सारे क्वेश्चन को तुम अपने आप बना डालोगे। सच में यार बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी समझ जाता है, तो तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे यार हो, कैसे नहीं समझोगे यार। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। यार चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। यार रियल को अभी गोली मारो। सबसे पहले हम लोग नंबर्स में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नंबर्स का नाम सुनते ही बचपन का याद आ जाता है, 1 2 3 4 5 से पूरा इनफाइनाइट तक, तो इसी को नंबर्स कहते हैं। अच्छा जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ते गए ना भाई, नंबर्स के टाइप पढ़ते गए। एक टाइप था नेचुरल नंबर, पढ़े थे ना। हाँ नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे यार जो नंबर 1 से शुरू होता है ना उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 से पूरा इनफाइनाइट तक। और जब वही नंबर में 0 जुड़ जाता है तो उसे होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में ही 0 ऐड हो गया तो होल नंबर बन गया। 0 जब तक नहीं था तब तक नेचुरल था, और जब 0 आ गया तो वो होल नंबर हो गया। 0 विथ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। समझ गए? हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये सब तुम्हारे बुक में नहीं है, फिर भी ये सब पढ़ना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा खाली पढ़ लो ताकि तुम्हें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो यार ये तो कास्टिंग था, अभी पूरा फिल्म बाकी है। नंबर्स के तो अभी सिर्फ 2 टाइप पढ़े हैं, अभी बहुत टाइप पढ़ना है। एक है इवेन नंबर। यार इवेन नंबर मतलब क्या होता है? वैसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा कट जाए, उसे इवेन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 4 8 16, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ये सब पूरा कट जा रहा है, 2 से पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग इवेन नंबर कहते हैं। अच्छा ओड नंबर क्या होता है? अरे यार कुछ ऐसे नंबर है ना जो 2 से पूरा कटता ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 15/2। इसे यदि हम काटते हैं तो 7.5 आता है, पूरा नहीं काटता है, पॉइंट के बाद भी कुछ आता है, तो ऐसे नंबर को ओड नंबर कहेंगे। किसे ओड नंबर कहेंगे? वैसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड ना हो उसे ओड नंबर कहेंगे। बस हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। आगे देखते हैं। यार पहले तो हम लोग जाने थे 0 1 2 3 4 ऐसा होता है, लेकिन भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते गए ना तो -1 2 3 4 भी होता है। अब भाई माइनस का दुनिया अलग है, प्लस का दुनिया अलग है, और बीच में 0 है। इधर -1 2 3 4 इधर इनफाइनाइट तक, इधर +1 2 3 4 इधर इनफाइनाइट तक। तो भाई इधर जो प्लस का है ना इसे हम लोग पॉजिटिव कहने लगे, और माइनस का है इधर नेगेटिव कहने लगे। तो यार नेगेटिव में पूरा इनफाइनाइट तक 0 और साथ में पॉजिटिव में पूरा इनफाइनाइट तक, सबको यदि मिला देते हैं तो बनता है इंटीजर्स। क्या बनता है? इंटीजर्स। माइनस वाला को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और प्लस वाला को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना थोड़ा फैक्टर मतलब जान लेना होगा। तो फैक्टर क्या होता है? एग्जांपल में 20 ले लेते हैं, तो 20 का फैक्टर क्या क्या होगा? फैक्टर वैसा नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। जैसे कि 20 को 1 पूरा डिवाइड कर देगा, 2 4 5 10 20, ये सब 20 को पूरा डिवाइड करता है, तो ये सब नंबर 20 का फैक्टर है। यार इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर का फैक्टर निकाली और देखें कि कुछ ऐसे नंबर है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 13 19 23 2 3 5 7, ये सब का सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तुम अपने से टेस्ट करके देख भी सकते हो। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसका 2 फैक्टर रहता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर रहता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। याद रखना, ये सब काम आएगा यार, बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद
मैं चैप्टर में घुस जाऊँगा। अच्छा, अब आता है रेशनल नंबर की बारी। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? भाई क्लास 9th में तो पढ़े ही थे कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रहता है, जिसमें कि q 0 के इक्वल टू नहीं रहना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए, ये शर्त है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन भाई कुछ ऐसे नंबर है ना जिसे रेशनल नंबर पहचानना मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक उपाय मैं बताता हूँ। देखो यार, वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग हो, यार नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं, जिसे रिपीटिंग भी कभी कभी बोला जाता है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखो यार, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। p/q के फॉर्म में कोई एक नंबर है, जैसे कि 5/2, तो इसको काटेंगे तो ये काटने के बाद 2.5 आएगा और ये कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। 2.5 के बाद और कुछ डिजिट नहीं आएगा, कट के ख़त्म हो जाएगा, उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा नंबर जिसको काटने के बाद एकदम पूरा रिपीट करता जाएगा, तो उसे रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो कोई भी नंबर यदि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग हो, उसे रेशनल नंबर बोला जाता है। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होता है? भाई वैसा नंबर ना जो कि टर्मिनेटिंग भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी ना हो, ना वो कट के ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो उसे हम लोग इरेशनल बोल देते हैं। जैसे कि पाई हो गया, √5, √2, √3, ये सब इरेशनल नंबर में आता है यार। इसको कितना भी कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अब बारी आती है रियल नंबर की। अब बताता हूँ रियल नंबर के बारे में। भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देने से रियल नंबर बनता है। मतलब रेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलेंगे और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलेंगे। अभी हम लोग ऊपर जितना भी नंबर पढ़े ना, सारा रेशनल नंबर था। हाँ भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, सारा रेशनल नंबर था। क्योंकि सारे डिजिट के नीचे तो हम लोग 1 तो लिख ही सकते हैं। 1 लिखेंगे तो p/q के फॉर्म में आ ही जाएगा और रेशनल नंबर हो जाएगा। यार हम लोग इतना जान लिए हैं ना, अब कोई भी क्वेश्चन हमें फंसा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिए। इसी में अधिकतर लोग फंसते हैं। अच्छा, तो अब चैप्टर पे उतरते हैं। सबसे पहला लेमा के बारे में जानते हैं। ये लेमा क्या होता है? भाई ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब पहले से प्रूव किया हुआ कोई स्टेटमेंट होता है, जिसके हेल्प से कोई नया चीज़ प्रूव किया जाता है। यार 9th क्लास में तुम ट्रेंगल चैप्टर पढ़े थे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। अच्छा, तो उसमें कैसे क्वेश्चन दिया जाता था? मान लो कोई 2 ट्रेंगल दिया गया है और दोनों में बताया गया है कि हाँ ये दोनों आइसोसेलेस ट्रेंगल है और इसके ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई पहले से ये दोनों ट्रेंगल का ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रूफ किया गया है, पहले से प्रूफ किया गया है, जिसका यूज करके हम लोग ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। हाँ, तो दिमाग लगाओ। इसी तरीके से लेमा भी है। लेमा भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसका हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। यार हम लोग को इस चैप्टर में ना यूक्लिड का ही प्रूफ किया गया स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। भाई तुम यूक्लिड के बारे में जानते हो? अरे यार नहीं जानते, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने ही हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इन दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ पढ़ना है, तो यही दोनों के बारे में करेंटली अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट किया जाए, एल्गोरिथम या फिर लेमा? भाई पहले हम लोग लेमा को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते रहेंगे, है ना। अच्छा, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? भाई लेमा मतलब तो मैं तुम्हें बता ही दिया कि कोई प्रूव किया गया स्टेटमेंट, जिसके हेल्प से हम लोग दूसरा चीज़ प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा मतलब यूक्लिड के द्वारा डिवीज़न का कुछ प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसके हेल्प से हम लोग कोई नया चीज़ प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, देख रहे हो ना? हाँ, पहले ये सेंटेंस को मत देखो, ये जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ ना, इसको देखो। हाँ यार, ये तो बच्चा क्लास का है, तो बच्चा क्लास का ही पढ़ना है। हाँ, तो यार जो बीच में रहता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जो डिवाइड करता है उसे डिवाइज़र कहते हैं, नीचे जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, और इसे कोशेंट कहते हैं। ये तो पता है। हाँ भाई, ये बच्चा वाला क्यों पढ़ा रहे हो? इसी को पढ़ना है भाई, इसी को पढ़ना है। तो देखो यार, एक काम करते हैं, हम लोग डिविडेंड को ए मान लेते हैं और डिवाइज़र को बी मान लेते हैं, और कोशिएंट को क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को आर मान लेते हैं। तो चलेगा?
क्योंकि इतना लंबा लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है भाई। तो चलो यूक्लिड का ये स्टेटमेंट को पढ़ो। कोई भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, यदि हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से दो यूनिक चीज़ आएगा, मतलब यूनिक नंबर आएगा, कोशिएंट और रिमाइंडर। जिसमें कि अब देखो, जिसमें कि के बाद जो डिविडेंड होगा ना भाई, यदि तुम उसे लाना चाहते हो तो तुम्हें कोशिएंट और डिवाइजर को गुना करके उसमें रिमाइंडर को जोड़ना होगा। यदि हम लोग कोशिएंट और डिविजर को गुना करके रिमाइंडर को उसमें जोड़ देते हैं तो डिविडेंड के बराबर आ जाता है। भाई ये स्टेटमेंट तो हम लोग बचपन में कोई भी डिवाइड करते थे तो वो डिवाइड सही किए हैं या फिर गलत किए हैं, उसका आंसर को चेक करने के लिए किया करते थे। हाँ भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो था। तो इसी का अपडेटेड वर्जन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे याद कर लेना। हाँ तो अब ध्यान दो भाई, यूक्लिड दिमाग लगाते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो जीरो के इक्वल टू होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। यदि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा तो वो फिर से एक बार डिवाइड होगा और फिर छोटा आ जाएगा। लेकिन एक बात गौर करने वाला है कि जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसको यूक्लिड बता रहे हैं, इतना बड़ा मैथमेटिशियन है। अरे यार, जैसे तुम क्लास बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे तुम्हारा कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, ये स्टेटमेंट ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, इसे याद कर लेना। और ये जो मैं इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हूँ ना, इसे भी याद कर लेना भाई, ये दोनों को याद कर लेना, यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, इसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वो भी वैसा कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल सब है यार। एचसीएफ निकालने का तरीका बताया है, बताओ एचसीएफ निकालने का तरीका बचपन में पढ़ चुके थे, सब बचपन का पढ़ा लिखा को यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर कर देना। यार इस चैनल में जितने भी तुम्हारे 10th क्लास के चैप्टर हैं मैथ के और भी सब्जेक्ट के चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिकली वीडियो आने वाला है। तो चलो बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। यार पार्ट 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसलिए ज़रूर से पार्ट 2 देखना।